Hello friends, welcome to ACE UPSC. So this is the fifth lecture of Lucent Polity which we are discussing. देखो ये पांचवा लेक्चर जो है हम लोग बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट डिस्कस करने वाले हैं. अभी तक इफ़ वी आर अवेयर ऑफ इट दैट वी हैव डिस्कस्ड पॉलिटी, वी आर डिस्कसिंग पॉलिटी एंड प्रीवियसली वी हैव डिस्कस हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट. ये हमारा बेसिक है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लूसेंट के बुक से, ठीक है. एंड वाई आर वी डिस्कसिंग, देखो हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया है एंड इफ़ वी हैवेंट मेड द नोट्स देन इट इज़ द बेस्ट सिनॉप्सिस विच इज़ यूज्ड एज योर व्हाट वी से, उसके लिए रिवीजन पर्पसेस के लिए ये बहुत सही है, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग सिंगल मोमेंट. ओके, देखो वाइस प्रेसिडेंट सबसे पहले लोग पढ़ने वाले हैं. तो वाइस प्रेसिडेंट में द प्रोविजन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिराइव किया गया है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका. कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका. अब देखो वाइस प्रेसिडेंट जो है ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है. वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कैसे इलेक्ट होते हैं? बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो डू नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन लोग जो हैं जो पार्ट लेते हैं. तो हु कैन वोट. तो सबसे पहले आपको ये तो पता हो गया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये तो आपको पता है. अब देखो इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में सबसे पहले आएंगे मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट. उसके बाद नो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एमएलए, ठीक है, या फिर एमएलसी, ये सब नहीं लेते हैं पार्ट, ठीक है. लेकिन यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर पार्ट लेते हैं, ठीक है. नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा जो है वो वोट करेंगे, ठीक है. ये आपको ध्यान रहना चाहिए. यहाँ पे ये नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट पे नहीं था लेकिन यहाँ पे है ये, है ना. वहाँ पे प्रेसिडेंट में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, ठीक है. इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ फॉर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कंसिस्ट करते हैं मेंबर दैट इज इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ टाइप्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है ना. ये आर्टिकल 66 के क्लॉज 1 में दिया गया है. अब देखो यहाँ पे टू बी इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ पर्सन मस्ट बी. तो आप अगर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होना चाहते हो तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए. आपका एज या तो 35 ईयर्स या तो उससे ज़्यादा होना चाहिए. साथ ही साथ मस्ट नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सेव दैट ऑफ प्रेसिडेंट. मतलब कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप होल्ड नहीं कर सकते. मतलब आपके अकाउंट में कहीं और सरकारी संस्थान से आपके लिए पैसा ना आ रहा हो, आप जहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है. वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर और मिनिस्टर ऑफ यूनियन और स्टेट, ये आर्टिकल 66 में दिया गया है. अब देखो क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मतलब द पर्सन हु इज अ वाइस प्रेसिडेंट ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. वहीं पे प्रेसिडेंट का जब हम लोग पढ़ते थे तो ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा होता था, है ना. मैंने कंपेरेटिव इसलिए बता दिया सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. इन केस अ मेंबर जो है अगर लेजिस्लेचर से इलेक्ट हो जाते हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट तो उनको ही शैल बी डीम टू हैव वेकेट हिज सीट इन द हाउस टू विच ही बिलोंग्स. मतलब वो जिस हाउस से हैं उस हाउस को उनको छोड़ना होगा. उसके बाद एज द वाइस प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर नहीं है राज्यसभा के, तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं वोटिंग ऑफ द हाउस से. मतलब वोटिंग ऑफ द हाउस में येस या नो जो सिस्टम होता है ना वोटिंग ऑफ द हाउस, तो उसमें ये पार्ट नहीं ले सकते. बट एज द चेयरमैन ऑफ द हाउस ऑफ राज्यसभा ही कैन कास्ट हिज डिसाइसिव वोट. मतलब डिसाइसिव वोट मतलब मान लो ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी का वोट अगर इक्वल हो जाता है तो डिसाइसिव वोट जो है ये वो दे सकते हैं, ठीक है. सेकंड इंस्टेंस में हम बोल सकते हैं. ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कुछ नेम है. करेंटली आप देखोगे तो जगदीप धांगड़ ये हट गए हैं, ठीक है. इनके बाद कौन बना है बताओ. इनके बाद मुझे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना. उसके बाद टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है वो 5 ईयर्स है फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस. तो 5 साल है जब वो एंटर करेंगे ऑन हिज ऑफिस. और ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है मिड टर्मिनेट अर्लियर देन द फिक्स्ड एंड आइदर बाय रेजिग्नेशन और बाय रिमूवल. मतलब ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है वो टर्मिनेट कर दिए जा सकते हैं 5 साल से पहले. तो 2 प्रोविजन है, कैसे? एज ए बाय रेजिग्नेशन और रिमूवल. फॉर्मल इम्पीचमेंट जो है वो इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल. और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव किए जा सकते हैं एक रिजोल्यूशन जो पास किया जाएगा बाय राज्यसभा, जो कि मेजॉरिटी रहेगा ऑफ इट्स मेंबर एंड एग्रीड बाय लोकसभा. मतलब सिंपल मेजॉरिटी रहेगा लोकसभा में और स्पेशल मेजॉरिटी रहेगा आपका राज्यसभा में. ये थोड़ा एक्सेप्शन है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है. सॉरी, इफेक्टिव मेजॉरिटी रहेगा ना, एब्सोल्यूट नहीं रहेगा, इफेक्टिव मेजॉरिटी रहेगा आपका
राज्यसभा में और सिंपल मेजोरिटी रहेगा आपका लोकसभा में, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी रहेगा आपका लोकसभा में। तो मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, वो इफेक्टिव स्टैंड प्लस 2/3 ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी उसी को बोला जाता है। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 24, प्राइम मिनिस्टर एंड अ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं, वेट कुछ छूट रहा है क्या, हाँ, डॉक्टर एस, यहाँ पे हम लोग पहले और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में और पढ़ लेते हैं एक बार। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हैं वो इलेक्ट किए गए थे एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर सेकेंड टर्म्स इन 1957। उसके बाद उन्होंने जैसे ही एज्यूम लिया ना ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, डॉक्टर एस राधाकृष्णन वाज इंडियाज एम्बेसडर टू सोवियत यूनियन। तो वो बिफोर एज इन ही वॉज इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट, ही वॉज इंडियाज एम्बेसडर टू सोवियत यूनियन, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। एम्बेसी में काम करते थे इंडियन लोग जो रशिया के मतलब सोवियत यूनियन के एम्बेसी में रहते थे। सो नो फंक्शंस आर अटैच्ड टू ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज टू एक्ट एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 में ये दिया गया है। अब देखो, अगर कोई वैकेंसी हो जाता है, इफ एनी वैकेंसी ऑकर्स इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज इन काम करेंगे प्रेसिडेंट का अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड एंड एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। ये आर्टिकल 65 क्लॉज 1 में दिया गया है। और पहली बार ऐसा दिया फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द 15-day विजिट ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टू द सोवियत यूनियन इन जून 1960, देन वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन एक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ओइंग टू इनएबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी, है ना, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। अब देखो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969 व्हेन द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड एंड वाइस प्रेसिडेंट श्री वी गिरी रिजाइन, तो चीफ जस्टिस MD हिदायतुल्लाह एक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, है ना। ये देखो, ये सब मतलब एज एन आपके मेंस के आंसर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ये ऑक्यूपाई करते हैं यूनिक पोजीशन एज द मोस्ट पावरफुल फंक्शनरी हु कंट्रोल बोथ पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव, वो दोनों कंट्रोल करते हैं। जिसे देखो, अगर प्राइम मिनिस्टर में देखेंगे सबसे पहला श्री जवाहरलाल नेहरू, अगस्त 15 1947 को ये एज एन पोस्ट हैंडल होते हैं, कांग्रेस पार्टी के रहते हैं, ठीक है। 1964 में इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, ठीक है, मतलब 1947 से लेके 1964 अभी तक लॉन्गेस्ट टेन्योर इन्हीं ने ही होल्ड अप किया है। उसके बाद अब करंटली आप देखोगे तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये 2014 से है, अभी 2026 में भी अभी यही है, ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर डिफीटेड बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आर, तो कुछ नोट्स है, आप देख लो। तो वीपी सिंह ऑन 1990 ये डिफीट हार गए थे बाय नो कॉन्फिडेंस एज इन वीपी सिंह 1990, अटल बिहारी वाजपेयी इन 1996 डिफीटेड बाय ओनली 1 वोट, और HD देवी गौड़ा ये 1997 को। 3 प्राइम मिनिस्टर हु डाइड इन ऑफिस कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इन 1964, लाल बहादुर शास्त्री इन 1966 इन ताशकंद फाइल एज इन एक सीरीज भी आई हुई है, आप देख सकते हो। फिर मिस इंदिरा गांधी ऑन 31 अक्टूबर 1984। उसके बाद थर्ड है सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू हैज़ द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ प्राइम मिनिस्टर 16 ईयर 9 मंथ एंड 12 डेज। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जो है वॉज द प्राइम मिनिस्टर फॉर शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ 13 डेज। वीपी सिंह जो है पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो लूज करते हैं कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस। वही जगजीवन राम जो है वो रिकॉर्ड करते हैं इस क्रेडिट टू रिमेन इन सेंट्रल कैबिनेट फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ 32 ईयर्स। कौन? जगजीवन राम, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो राज्यसभा मेंबर हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर, तो इंदिरा गांधी ये 1966 से 67 के कार्यकाल में एज इन ये राज्यसभा की मेंबर थी लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर थी। उसके बाद HD देवेगौड़ा ये 1996 से लेके 1997 ये प्राइम मिनिस्टर बन गई थी, ये राज्यसभा की मेंबर थी। फिर IK गुजराल ये 1997 से लेके 1998 हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर। डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्रॉम 2004 टू 2014 ही वॉज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ग्रेट इकोनॉमिस्ट हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर देखो अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर मनमोहन सिंह ना बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, एम्बेसडर टू रशिया थे। मतलब इनके बारे में अगर पढ़ोगे तो यू विल फील दैट हाँ इंसान ऐसा होना चाहिए, ठीक है, विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद जीरो शो ऑफ, था इनमें कुछ ऐसा बात था। देखो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किए गए हैं बाय द प्रेसिडेंट, तो प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अदर मिनिस्टर आर अपॉइंटेड एंड और डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और जितने भी अलग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रहते हैं ना मिनिस्टर्स, उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा लेकिन प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस में। प्राइम मिनिस्टर जो है मस्ट बी
लीडर ऑफ द पार्टी इन मेजोरिटी इन लोकसभा और अ पर्सन हु कैन विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी इन द हाउस इन दैट हाउस। प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट मिनिस्टर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर, तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं और डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं। देखो, एज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो है ये हेड किए जाते हैं, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। ऑल्सो ही और शी इज अ लीडर ऑफ हिज हर पार्टी एंड ऑफ अ कोएलिशन ऑफ द पार्टी इन पार्लियामेंट एंड यूजुअली द लीडर ऑफ द पॉपुलर हाउस। पीएम जो है एंजॉय करते हैं लार्ज पावर ऑफ पैट्रोनेज। ऑल द मिनिस्टर आर अपॉइंटेड एट हिज हर रिकमेंडेशन एंड स्टैंड डिसमिस्ड इन हिज हर डिमांड। उसके बाद देखो यहाँ पे पीएम जो है वो अलॉट करते हैं वर्क अमॉन्ग द मिनिस्टर। ऑल्सो ही और शी चेंजेस देयर पोर्टफोलियोज एट विल। पीएम जो है ये इज़ द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में रहते हैं, ठीक है। मतलब एज इन मीडिएटर वी कैन से, ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन रहते हैं बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। मिनिस्टर को मतलब मिनिस्टर गेट्स द सैलरी एंड अलाउंसेस एक्सेट्रा पेबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन एडिशन देखा जाए तो दे गेट अ subsidiary allowances at a varying scale and residence free of rent। कैबिनेट मिनिस्टर जो है अटेंड करते हैं मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। उसके बाद देखो मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट आर नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट एंड दे कैन अटेंड अ कैबिनेट मीटिंग ओनली इफ इन्वाइटेड टू अटेंड एनी पर्टिकुलर मीटिंग। मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो मेंबर ऑफ कैबिनेट आर नॉट द मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है मतलब स्टेट में वो कैबिनेट के मेंबर नहीं रहते हैं। दे अटेंड द कैबिनेट मीटिंग ओनली इफ इन्वाइटेड एंड अटेंड इन अ पर्टिकुलर मीटिंग। उसमें डेप्यूटी मिनिस्टर जो है वो असिस्ट करते हैं द मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर जो है वो असिस्ट करते हैं मिनिस्टर को इन द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ एंड टेक नो पार्ट इन कैबिनेट मीटिंग। वहीं पे देयर इज़ नो बार टू अपॉइंट ऑफ नॉन एमपी एज अ मिनिस्टर। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है उनको मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट लेकिन यहाँ पे एक बट आता है, ही कैनॉट कंटिन्यू एज अ मिनिस्टर फॉर मोर देन 6 मंथ। मतलब आप उनको बनाइए, मिनिस्टर बनाइए, लेकिन भले वो एमपी नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको बनाइए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनलेस ही सिक्योर्स अ सीट इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दो द मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेचर और दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। उसके बाद ये मिनिस्टर जो है ये टेक पार्ट लेते हैं इन प्रोसीडिंग ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, लेकिन वो वोट सिर्फ उसी में कर सकते हैं जिसके वो ही और शी इज मेंबर ऑफ दैट हाउस। अगर वो राज्यसभा के हैं तो वो सिर्फ राज्यसभा में वोट कर सकते हैं, अगर वो लोकसभा में है तो वो सिर्फ लोकसभा में वोट कर सकते हैं। अब देखो चैप्टर नंबर 25 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल जो है ये फर्स्ट लॉ ऑफिस है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर इनकेस अगर कोई पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है तो वो अटॉर्नी जनरल है। उसके बाद who gives the advice on legal matters and performs other duties of legal character and assigned to him by the president। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया जो कि अपॉइंट किए गए हैं बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। अटॉर्नी जनरल जो है ये फॉर इंडिया ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है ना। अटॉर्नी जनरल ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट उनके कार्यकाल मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंगली वो रहते हैं ऑफिस में। साथ ही साथ ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। तो देखो ये सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेटर होते हैं ऑन कोर्ट्स, इसीलिए उनका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए रिक्वायर्ड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेम होना चाहिए। ही डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ, ये आर्टिकल 76 में दिया गया है। फिर से देखते हैं आर्टिकल 76 ये कहता है कि वो डिस्चार्ज करते हैं अपना फंक्शन कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सेम एज दैट ऑफ रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें अटॉर्नी जनरल जो है इंडिया के ये मेंबर नहीं होते हैं कैबिनेट के, बट ही हैज़ राइट टू स्पीक इन द हाउस। भले वो मेंबर नहीं है लेकिन वो हाउस में स्पीक कर सकते हैं ऑफ द पार्लियामेंट और इन एनी कमिटी देयर ऑफ, बट ही हैज़ नो राइट टू वोट, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते हैं। आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, अगर आप लोकसभा के मेंबर हो तो ही आप वोट कर सकते हो लोकसभा में, अगर आप राज्यसभा के मेंबर हो तो ही आप वोट कर सकते हो राज्यसभा में। मतलब इफ़ इन केस यू आर मेंबर ऑफ एनी आइदर ऑफ द हाउस यू कैन वोट ऑन दैट पर्टिकुलर हाउस ओनली, एल्स नो वेयर। अब देखो ही इज़ एंटाइटल्ड टू द प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में दिया गया है। साथ ही इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी द अटॉर्नी जनरल के पास राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है। अब देखो ही इज़ नॉट होल टाइम कंसिल फॉर द गवर्नमेंट नॉर अ गवर्नमेंट सर्वेंट। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 26 या फिर पार्ट 26 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया जो है
वो हेड किया जाता है, मतलब सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया वो हेड किया जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आप ऐसे कह सकते हो कैग जो है ये सुप्रीम ऑडिटर है इंस्टीट्यूशन के, साथ ही साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो इंश्योर करते हैं अकाउंटेबिलिटी टू ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। साथ ही साथ इन द स्टेट द कैग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट किए जाते हैं बाय अकाउंटेंट जनरल, जिसमें आर्टिकल 148 टू 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑफ इंडिया वो इंश्योर करता है कि यूनिक रोल फॉर द कैग इन द चेन ऑफ लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। साथ ही साथ उनका सैलरी और कंडीशन ऑफ सर्विस जो है ये ले डाउन किया जाता है बाय द पार्लियामेंट। साथ ही साथ कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज ड्यूरिंग हिज टर्म्स ऑफ ऑफिस। उसके बाद टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज 6 ईयर फॉर द डेट ऑन विच ही इज एज्यूमिंग द ऑफिस, मतलब इनका कार्यकाल क्या है 6 ईयर है। उसके बाद कैग जो है वेकेट करते हैं ऑन अटेनिंग एज ऑफ 65, सो वी कैन से कि उनका टेनवर जो है 65 या फिर 6 years, whichever is earlier, he had to resign from his office. Year even without completing the 6-year terms, he can resign by the writing under his hand addressed to the President of India, such as he can be removed by the impeachment। ये आर्टिकल 114 क्लास 1 और 124 क्लास 4 में दिया गया है। उनका सैलरी जो है वो इक्वल है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर है। फिर अदर कंडीशन ऑफ हिज सर्विस जो है बेसिकली सिमिलर टू IAS ऑफ द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। साथ ही साथ ही इज डिस्क्वालीफाइड फॉर एनी फ्यूचर गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट। सैलरी एक्सेट्रा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का है एंड हिज स्टाफ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ हिज ऑफिस आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड दस नॉट वोटेबल। ये आर्टिकल 148 क्लास 6 में दिया गया है। मेन ड्यूटी ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या है, तो ऑडिट करना है, रिपोर्ट करना है ऑन ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑफ ईच स्टेट एंड ईच यूनियन टेरिटरी जो लेजिस्लेटिव असेंबली एज टू वेदर सच एक्सपेंडिचर हैज़ बीन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अब देखो, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब ऑडिट करना है और रिपोर्ट करना है। इनका काम बताया जा रहा है कि क्या का काम क्या है, कि उनको ऑडिट करना है और रिपोर्ट करना है ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट से, तो उनको ऑडिट करना है, चेक करना है कि कहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है। ऑडिट जो है टू ऑडिट एंड रिपोर्ट on all the trading, manufacturing, profit and loss account except etc kept by Department of Union and State। मतलब जितना भी देखो, दो चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले ऑडिट किया गया, यहाँ पे ओवर है ऑडिट किया गया जितने भी रिपोर्ट एक्सपेंडिचर हुए हैं, साथ ही साथ रिपोर्ट और ऑडिट करना है जितने भी ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट हुए हैं और लॉस हुए हैं उसको, कहाँ पे, यूनियन और स्टेट में। ठीक है, स्टेट कंटिजेंसी कंसोलिडेटेड फंड और सेंट्रल कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, देखो, टू सी दैट रूल्स एंड प्रोसीजर्स in that behalf are designed to secure an effective check on the assessment, collection and proper allocation of revenue। साथ ही साथ ऑडिट करना है और रिपोर्ट करना है ऑन द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द बॉडीज एंड अथॉरिटीज जो सब्सटैंशियली फाइनेंस किया गया है फ्रॉम द यूनियन एंड स्टेट रेवेन्यू, गवर्नमेंट कंपनीज एंड अदर कॉर्पोरेशन और बॉडीज इफ सो रिक्वायर्ड बाय द लॉ रिलेटिंग टू सच कॉर्पोरेशन और बॉडीज। देखो, श्री वी नहरी राव 1948 टू 1954 जो है ये पहले इंडियन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू इज द प्रेजेंट कैग ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 27 द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, है ना। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, एज इन मैंने आपको बताया भी था, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में क्या क्या कंसिडर किया जाता है, द प्रेसिडेंट, द लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा गया है कि द प्रेसिडेंट जो है ये पार्ट है लेजिस्लेचर के, इवन दो ही डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट, है ना, भले वो पार्लियामेंट में बैठते नहीं है, आइदर ऑफ द हाउसेस, लेकिन बट स्टिल ही इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। जैसे देखो कैसे, देखो अगर मान लो इनकेस कोई बिल आता है, जैसे वो राज्यसभा में पास होता है, फिर वो या फिर लोकसभा में चला जाता है या फिर वाइस वर्सा होता है, फिर वो प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए आपको ना उस बिल को एक्ट बनाने के लिए, तो इनहेरेंटली देखा जाए तो ही इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, है ना। अब देखो आगे देखते हैं, टेनवर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा जो था वो 13 मई 1952 से लेके 4 अप्रैल 1957 तक था। उसके बाद मेन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट आप देखो तो प्रोवाइडिंग द कैबिनेट, कंट्रोल ऑफ द कैबिनेट, criticism
of the cabinet and individual minister. So parliament secure the information and authoritatively legislation that is making law, वो रिफर्ड है आर्टिकल 107, 108 और 245 में। और वहीं फाइनेंशियल कंट्रोल अगर आप देखते हो तो बिल जो पास किया जाता है ना हाउस के द्वारा, मतलब मैंने अभी कुछ देर पहले बताया ना, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट, तो बिल अगर पास होता है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से, वो लॉ नहीं बन सकते हैं विदाउट प्रेसिडेंट एसेंट्स। तो प्रेसिडेंट एसेंट आपको इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहा गया है कि प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, है ना। तो इन केस वी आर टेलिंग दैट, यहाँ पे जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो इसीलिए उसका यहाँ पे एज एन आंसर आपको मिल जाएगा। अब देखो यूएस प्रेसिडेंट हु एड्रेस्ड इंडियन पार्लियामेंट, तो यूएस प्रेसिडेंट हु एड्रेस्ड इंडियन पार्लियामेंट में सबसे पहले वाइट डेविड हॉर्नशॉर, ये ईयर ऑफ विजिट 1959 में, फिर जिमी कार्टर 1978 में, बिल क्लिंटन 2000 में और बराक ओबामा 2010 में। यूएस प्रेसिडेंट हु डिड नॉट एड्रेस इंडियन पार्लियामेंट डिस्पाइट विजिटिंग इंडिया, रिचर्ड निक्सन 1969, जॉर्ज वॉकर बुश ये जूनियर ये 2006 में, और डोनाल्ड ट्रंप 2020 में, है ना। अब देखिए हम नेक्स्ट चल जाते हैं राज्यसभा और लोकसभा में। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, राज्यसभा। देखो राज्यसभा में क्या कहता है कि राज्यसभा जो है वो कंपोज्ड ऑफ नॉट मोर देन 250 मेंबर्स, ऑफ हुम 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और 238 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के, जो इलेक्ट किए जाते हैं बाय मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, बाय मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये कहाँ दिया गया है, ये आर्टिकल 80 में दिया गया है, जिसमें से देखो यहाँ पे अगर मान लो ये 12 नॉमिनेटेड मेंबर है जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है ना, देखो 12 नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं वो चूज किए जाते हैं, मतलब चुने जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा फ्रॉम अमॉन्ग द पर्सन ऑफ स्पेशलाइज्ड इन साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज। ठीक है, SSAL। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम आगे देखते हैं, वेट फॉर वाइल। हाँ देखो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट जो है, नहीं यहाँ पे देखो द राज्यसभा जो है इज नॉट अ सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, मतलब राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है। इसके मेंबर जो है शैल नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, इनके मेंबर नॉट लेस देन 30 ईयर ऑफ एज होने चाहिए। लेकिन वाइस चेयरमैन जो है, चेयरमैन जो है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट अगर आप मान लो, उनका एज 35 या 35 से ज़्यादा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनको हेड किया जाता है राज्यसभा को, वही हेड करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हेड करते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन भाग लेंगे, तो MLA लेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो आप एज एन देखा जा सकता है कि देखो इनहेरेंटली देखा जाए तो लोगों का ही रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन से MLA को चुना जाता है और वही MLA फिर क्या करते हैं, राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। ठीक है ना, तो वही हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। जो प्रिस्क्राइब किया जाता है मैंने यही बता दिया आपको, फिर से मैं बता दूं, देखो आप MLA को चुनते हो और MLA राज्यसभा के मेंबर को चुनता है, यही है इनडायरेक्ट इलेक्शन। यहीं पे बता रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच स्टेट जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं बाई इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली of the state in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote। अब देखो प्रिस्क्राइब किया गया है, तो प्रिस्क्राइब कंपोजिशन ऑफ लोकसभा देखा जाए तो इस आर्टिकल 81, नॉट मोर देन 530 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स, नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरी, और नॉट मोर देन 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये किसका बोल रहे हैं, ये राज्यसभा का कंपोजिशन बता रहे हैं। ठीक है ना, तो राज्यसभा का कंपोजिशन जो है वो 530 रिप्रेजेंटेटिव, 20 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज और 530 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द स्टेट्स, और 2 मेंबर जो है वो एंग्लो इंडियन। ये 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन जो है ये प्रोविजन अभी हटा दिया गया है। देखो लोकसभा जो है ये बेसिकली एट प्रेजेंट वो कितने मेंबर्स है उसमें, तो 543 मेंबर्स हैं, जिसमें से 530 मेंबर जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड है फ्रॉम द स्टेट्स और 13 यूनियन टेरिटरीज। बाकी के जो मेंबर हैं एज इन वो कौन है बताओ, तो बाकी के मेंबर वो जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो हटा दिए गए हैं। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट जो है वो बेसिकली आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट्स ऑन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट मतलब ये लोकसभा के जो मेंबर है वो डायरेक्टली इलेक्ट किए गए हैं द पीपल ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज मतलब नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। तो एवरी सिटीजन जो नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज एंड नॉट अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड इज एंटाइटल्ड टू वोट एट सच इलेक्शन। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, 18 ईयर्स या फिर कहीं से आपको बहिष्कृत नहीं किया गया हो, यू कैन वोट। अब देखो देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एनी माइनॉरिटी कम्युनिटी अदर देन शेड्यूल कास्ट एंड
शेड्यूल ट्राइब। ये कहाँ पे दिया गया? ये आर्टिकल 330, 341 और 342 में दिया गया है। देखिए कुछ एक्सटेंशन बिल देखते हैं SC ST का। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इट्स 126 अमेंडमेंट बिल, एक्ट नहीं है ना, बिल में, जो 2019 में लाया गया था, इन्होंने यूनानिमसली पास किया राज्यसभा के द्वारा ऑन 12 दिसंबर 2019, 2 days आफ्टर इट वाज पास इन लोकसभा, जिसमें 163 मेंबर जो हैं प्रेजेंट वोटेड टू पास द बिल। तो लोकसभा ऑन दिसंबर 10, 2019 पास करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो बेसिकली एक्सटेंड करेगा रिजर्वेशन टू SC and ST इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली बाय अनदर 10 years। तो रिजर्वेशन जो है वो SC and ST को मिलेगा इन लोकसभा, वो 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। बिल जो है बेसिकली विल बी पास विथ 352 मेंबर। तो बिल जो पास हुआ वो 352 मेंबर के साथ हुआ, जो वोटिंग इन द फेवर थे एंड नन अगेंस्ट इट, और कोई इनके अगेंस्ट में नहीं था। ठीक है, बिल जो है बेसिकली एक्सटेंड किया गया रिजर्वेशन SC और ST को, कहाँ पे? लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, दोनों में, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में भी और पार्लियामेंट में भी, जो बेसिकली विच वॉज ड्यू टू एंड ऑफ 25 जनवरी 2020। तो ये जो रिजर्वेशन ऑफ SC ST था ना, वो इन द हाउस वो 25 जनवरी 2020 को खत्म हो रहा था, तो इसको और 10 साल बढ़ा दिया गया है। तो द सेवेंथ such 10-year extension जो है given since the constitution was enacted in 1950। however bill जो है also ended the provision for the nomination of Anglo Indian। देखो मैं ये कह रहा था ना, एंग्लो इंडियन का प्रोविजन जो है हटा दिया गया है। तो एंग्लो इंडियन का प्रोविजन जो है ये कब हटाया गया? तो जनवरी 2020 को हटाया गया। ये इंपॉर्टेंट है ना, एज इन ये क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं, पर एज इन आपको जनरल नॉलेज पता होना चाहिए। अब देखो काउंसिल ऑफ स्टेट जो है इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। साथ ही साथ परमानेंट बॉडी आप देखोगे तो जिसमें 1/3 ऑफ मेंबर जो है वो रिटायर करते हैं ऑन एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। कितना? 1/3 मेंबर। एज इन देखो अगर मान लो वो परमानेंट बॉडी रहा और वहाँ वो कभी डिसॉल्व नहीं हुआ, तो मेंबर्स हटेंगे कैसे? तो यही प्रोविजन है, जिसमें से प्रोविजन आपको याद रखना पड़ेगा, 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर ऑन एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। उसके बाद देखो नॉर्मल टर्म्स ऑफ लोकसभा जो है वो 5 years है, बट इट मे बी डिजॉल्व अर्लियर बाय पार्लियामेंट। और नॉर्मल टर्म्स ऑफ लोकसभा जो है कैन बी एक्सटेंडेड बाय एन एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट इटसेल्फ ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे क्या कहता है कि एक्सटेंशन कैन नॉट बी मेड, एक्सटेंशन जो है वो कैन नॉट बी मेड फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 1 year एट अ टाइम। 1 साल से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। जैसे देखो आपने देखा होगा 1976 में लगा था ना, इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में जब इमरजेंसी लग गई थी, तो 1 साल का एक्सटेंशन हो गया था। ठीक है, ये आपको ये याद रखना है। मैंने नेशनल इमरजेंसी में बताया था कि इनडिफिनिट पीरियड के लिए आप इमरजेंसी को एक्सटेंड कर सकते हो, नॉट एनी अदर इमरजेंसी बट नेशनल इमरजेंसी, बट उसका रिन्यूअल जो होना चाहिए इन एवरी 6 month होते रहना चाहिए, है ना। तो सच एक्सटेंशन जो है कैन कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 month आफ्टर द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट। मतलब जैसे ही इमरजेंसी खत्म होता है वो खत्म हो जाएगा, मतलब 6 महीने ज़्यादा नहीं रह सकता। मान लो इमरजेंसी खत्म हो जाता है तो वो जो प्रोविजन जो है वो 6 महीने ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो टर्म्स ऑफ लोकसभा जो है वो बेसिकली वॉज एक्सटेंडेड ट्वाइस फॉर 1 year इन 1976। देखो यही मैं कह रहा था, है ना, 1976 में हुआ था। उसके बाद लोकसभा जो है हैज़ बीन डिसॉल्व 8 times बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स नॉर्मल टर्म। तो 8 बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा अपने टाइम पीरियड से पहले डिसॉल्व हो चुका है। तो 1970, 1977, 1979, 1984, नवंबर 1989 और मार्च 1991, दिसंबर 1997 एंड अप्रैल 1999। इतना ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। देखो पहला लोकसभा जो है हाउस ऑफ पीपल वो 17 अप्रैल 1952 से लेके 4 अप्रैल 1957 तक चला था। और राज्यसभा जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे 3 अप्रैल 1952 को, है ना। सॉरी, फर्स्ट सिटिंग ऑफ राज्यसभा जो है वो 13 मई 1952 को हुआ था। और पार्लियामेंट जो है वो मस्ट मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर एंड नॉट मोर देन 6 month शैल elapse बिटवीन 2 session ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद सेशन जो है, सेशन इज द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड प्रोरोगेशन ऑफ द पार्लियामेंट। फिर पीरियड बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स रीअसेंबली इन अ न्यू सेशन इज कॉल्ड रिसेस। ठीक है ना। जैसे देखो बजट सेशन है, मानसून सेशन है, विंटर सेशन है, ठीक है। मान लो बजट सेशन कब चलता है? अभी चल रहा है ना, फरवरी से मई मार्च तक चलेगा, मार्च अप्रैल मई, ठीक है। तो उसके बीच में जैसे जून जुलाई मई और जून वाला जो टाइम पीरियड रहेगा ना, वो क्या है? वो रिसेस है। तो वही कह रहा है कि पीरियड बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स रीअसेंबली इन अ न्यू सेशन इज कॉल्ड रिसेस। Within session there are a number of daily sittings represented by the adjournment which
पोस्टपोन द फर्दर कंसिडरेशन ऑफ अ बिजनेस फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। देखो मतलब यहाँ पे बेसिकली अगर मान लो सेशन को हटाना है तो एक एडजर्नमेंट होता है, एडजर्न या फिर एडजर्नमेंट साइन डाई होता है। तो एडजर्नमेंट जो है वो जो टर्मिनेट हुआ है ना सेशन, वो फॉर नेक्स्ट डे के लिए हुआ है, और वहीं एडजर्नमेंट साइन डाई जो होता है वो इन डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, पता नहीं कब फिर से समन होगा, है ना। तो वही एडजर्नमेंट के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखो न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के बारे में कुछ है यहाँ पे। तो देखो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी जनरल नॉलेज के थोड़ा देख लेते हैं। चलो, मास्टर प्लान फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो है वो कंसीव किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन सितंबर 2019, और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसका कॉन्ट्रैक्ट जीता था, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जिसका कुल लागत 862 करोड़ था बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन सितंबर 2020। अहमदाबाद बेस्ड एचसीपी डिजाइन प्लानिंग और मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी वर्क इन अक्टूबर 2020 को ये जीत जाते हैं एज एन उसका आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी वर्क। उसका पीएम मोदी इन्होंने फाउंडेशन ले डाउन किया कब, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का ऑन दिसंबर 10, 2020 को। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया कंट्री का न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग ऑन 28 मई 2023 को, है ना। आपको याद रखना है कब इनॉग्रेट हुआ था, तो 28 मई 2023 को, जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। उसके बाद देखो यहाँ पे ये है ना, ये दिस वन ट्रायंगुलर, उसी बारे में पढ़ रहे हैं थोड़ा। देखो यहाँ पे अब द ट्रायंगुलर शेप्ड 4 स्टोरी बिल्डिंग जो है ये बिल्ड अप इन एरिया ऑफ 64,500 स्क्वायर मीटर्स, और साथ ही साथ फीचर करता है ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल टू शोकेस इंडियाज डेमोक्रेटिक हेरिटेज, लॉन्च फॉर एमपी, लाइब्रेरी, मल्टीपल कम्युनिटी रूम्स, डाइनिंग एरियाज एंड एम्पल पार्किंग्स। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इंस्टॉल द हिस्टोरिक सेंगोल। ठीक है, देखो यहाँ पे है सेंगोल, दिस वन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो तो इन अ स्पेशल इनक्लोजर ऑफ राइट साइड ऑफ द स्पीकर चेयर इन लोकसभा चैम्बर। तो देखो सेंगोल के बारे में पढ़ेंगे, क्यों सेंगोल रखा गया और वो है क्या। उससे पहले देख लेते हैं कुछ और। तो न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का 3 मेन गेट है, तो ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। या ठीक है, इट ऑल्सो हैज़ अ सेपरेट एंट्रेंस फॉर वीआईपीज, एमपीज और विजिटर्स। न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग जो है वो कैन कंफर्टेबली सीट 888 मेंबर्स इन लोकसभा चैम्बर एंड 300 इन राज्यसभा चैम्बर। ठीक है ना, देखो बहुत बड़ा है इसीलिए वो उस तरह बनाया गया है। उसके बाद इन केस ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस अ टोटल ऑफ 1280 मेंबर्स कैन एकोमोडेट इन लोकसभा चैम्बर। उसमें देखो मटेरियल यूज्ड फॉर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हैज़ बीन एक्वायर्ड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो देखो टीक वुड जो है वो यूज़ किया गया है इन द बिल्डिंग, वो सोर्स है फ्रॉम नागपुर इन महाराष्ट्र। और रेड एंड वाइट सैंडस्टोन जो है, जो बेसिकली यूज़ किया गया है, वो क्या है, वो प्रोक्योर्ड किया गया है फ्रॉम सरमाथुरा इन राजस्थान। और द सैंडस्टोन फ्रॉम द रेड फोर्ट एंड हुमायूंस टॉम्ब इन नेशनल कैपिटल वाज आल्सो to have been sourced from the Sarmathura. The श्रेया ग्रीन स्टोन, ठीक है, द श्रेया ग्रीन स्टोन जो है वो हैज़ बीन प्रोक्योर्ड फ्रॉम उदयपुर, और द रेड ग्रेनाइट फ्रॉम द लख नियर अजमेर एंड वाइट मार्बल हैज़ बीन सोर्स्ड फ्रॉम अंबाजी इन राजस्थान। और द स्टोन जाली लैटिस वर्क जो है वो डॉटिंग द बिल्डिंग वेयर सोर्स्ड फ्रॉम द राजनर इन राजस्थान एंड नोएडा इन उत्तर प्रदेश। उसके बाद प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो बेसिकली कंप्लीटेड इन 1927 एंड इज नाउ 96 ईयर ओल्ड। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग जो है वो सर्व करेगा एज एन इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट पार्लियामेंट एंड विटनेस्ड द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ओरिजिनली देखा जाए तो कॉल्ड द काउंसिल हाउस, द बिल्डिंग जो है वो हाउस किया गया है द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है विटनेस करते हैं एडिशनल ऑफ 2 फ्लोर्स इन 1956 टू एड्रेस द डिमांड फॉर द मोर स्पेस। साथ ही साथ इन 2006 पार्लियामेंट म्यूजियम जो है वो ऐड किया गया, जो शोफेस करेगा 2500 ईयर्स ऑफ रिच डेमोक्रेटिक हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब देखो एक बार देख लेते हैं सेंगोल के बारे में। तो सेंगोल जो है वो कहाँ से आया है, तो फ्रॉम तमिल वर्ड सेमाई, जिसका मतलब क्या है, राइटियसनेस। ठीक है, राइटियसनेस का हिंदी क्या होगा, सच्चावादी, है ना। इट इज़ अ स्कल्पचर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एंड इज डेकोरेटेड with many precious stone. The Sengol is 5 feet long and carries a golden orbat. The orbs जो है वो basically cravings of Nandi है. The bull that is precious to Lord Shiva. Sengol जो है वो powerful symbol है चोला किंग का, और अथॉरिटी जो है और उसकी कमिटमेंट टू जस्टिस। जब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB जो है उसमें बोला गया है कि इट इज़ ब्लेस्ड बाई हाई
priest of leading Dharmic mutt in Tamil Nadu, the Nandi, with its unyielding gaze in the beholder of Naya, is handcraft at top. ये कहाँ से? जगन जोश माया 2023 से लिया गया है। सिंगल जो है इंस्टॉल किया गया है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ इंडिया में, जो बेसिकली देखा गया है सिंबल ऑफ पाथ ऑफ सर्विस ड्यूटी एंड नेशन इन चोला एम्पायर। उसके बाद देखो, द सिटिंग ऑफ हाउस कैन बी टर्मिनेटेड बाई डिसोल्यूशन, प्रोरोगेशन और एडजॉर्नमेंट, है ना। वाइल द पावर ऑफ डिसोल्यूशन एंड प्रोवोकेशन जो है वो प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। मतलब इन तीनों में से, मतलब डिसोल्यूशन, प्रोवोकेशन और एडजॉर्नमेंट में, जिसमें से डिसोल्यूशन और प्रोवोकेशन जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं और एडजॉर्नमेंट जो है वो स्पीकर करते हैं, ठीक है। तो वो डिसोल्यूशन और प्रोवोकेशन एक्सरसाइज बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द पावर ऑफ एडजॉर्न द डेली सिटिंग जो है वो बेसिकली लोकसभा का और राज्यसभा का बिलोंग्स टू स्पीकर एंड चेयरमैन रिस्पेक्टिवली। डिसोल्यूशन जो है वो क्या करता है, वो लोकसभा को एंड में ले आता है, ब्रिंग्स टू एन एंड ऑफ लोकसभा सो दैट देयर मस्ट बी फ्रेश इलेक्शन, वाइल प्रोरोगेशन जो है मियरली टर्मिनेट द सेशन, ठीक है। आपको ये याद रखना है, डिसॉल्व कर देना, ठीक है। तो डिसोल्यूशन जो है वो लोकसभा खत्म कर देना और फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए, वहीं पे प्रोरोगेशन जो है वो टर्मिनेट करता है सेशन को, और एडजर्नमेंट जो है वो डज नॉट पुट एन एंड टू द सेशन ऑफ पार्लियामेंट बट मियरली पोस्टपोन द फर्दर ट्रैक्शंस ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेसेस। मतलब फर्दर ट्रांजैक्शन मतलब नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, हाउस, डेज और वीक। उसके बाद ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा ऑल द मैटर्स जो मतलब पेंडिंग है बिफोर द हाउस वो लैप्स कर जाते हैं। जैसे ही डिसॉल्व होगा जितना भी बिल है वो लैप्स कर जाएगा। इफ दिस मेंबर्स हैव टू बी pursued, they must be reintroduced in the next house after the first election. But a bill जो है वो पेंड करता है राज्यसभा में which has not yet passed by the लोक सभा shall not lapse on the dissolution, ठीक है। देखो जैसे कि ये सब आपको पता होना चाहिए। मान लो एक बिल है, चलो मैं समझा देता हूँ। मान लो एक बिल है, वो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया है और लोकसभा डिसॉल्व हो गया तो वो बिल लैप्स कर जाएगा। मान लो एक बिल है जो लोकसभा में मान लो एक बिल है जो लोकसभा में है और फिर से वो राज्यसभा में जाता है और उसी के बीच में लोकसभा डिसॉल्व कर जाता है तो वो बिल लैप्स कर जाएगा। मान लो कोई बिल है जो राज्यसभा में और लोकसभा में तक पहुंचा नहीं है और लोकसभा डिसॉल्व कर जाता है तो वो बिल रह जाएगा। वही यहाँ कह रहा है कि ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा ऑल द मेंबर्स पेंडिंग बिफोर द हाउस, all the matters pending before the house lapses, if this matter have to be pursued they must be reintroduced in next house, but bill pending in Rajya Sabha, देखो यहाँ पे अगर राज्यसभा में पेंडिंग है ना, which has not yet been passed to the लोक सभा shall not lapse on the dissolution, ठीक है। एक और है, अगर लोकसभा से पास होके राज्यसभा से पास होके वो प्रेसिडेंट के पास चला गया है और इनकेस उसी बीच में लोकसभा डिसॉल्व हो गया तो वो बिल रह जाएगा, है ना। मतलब अगर प्रेसिडेंट का हाथ लग गया है तो वो बिल को कुछ नहीं होने वाला है ना। So dissolution does not affect the joint sitting of the two houses if the president has notified his intention to hold joint sitting before the dissolution. उसके बाद देखो यहाँ पे एडजर्नमेंट जो है हैज़ नो सच इफेक्ट ऑन द पेंडिंग बिजनेसेस। एडजर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। उसको क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या क्या होना चाहिए, तो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मस्ट बी नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज इन ए केस ऑफ लोकसभा और इन 30 ईयर्स इन केस ऑफ राज्यसभा होना चाहिए। एडिशनल क्वालिफिकेशन देखा जाए तो मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाई पार्लियामेंट बाई लॉ। उसके बाद ए पर्सन कैन बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस द पार्लियामेंट, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। मतलब वो कहीं और से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट से उनको पैसा नहीं आना चाहिए। उसके बाद ही होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। साथ ही साथ ही इज अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड्स सो डिक्लेयर्ड बाई कंप्लीटेंट कोर्ट। साथ ही साथ ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज़ वॉलंटरली एक्वायर्ड रेसिडेंसी फॉर फॉरेन कंट्री स्टेट, तो उनका एज मेंबरशिप छीन लिया जाएगा। और अंडर एक्नॉलेजमेंट और एलिजेंस और एडहेरेंस टू फॉरेन पावर ही इज सो डिस्क्वालीफाइड बाई अंडर एनी लॉ मेड बाई पार्लियामेंट। ये कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 1 and 2 में। फिर इन अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज फाइनल। और द हाउस जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं सीट वैकेंट अगर मेंबर जो है वो एबसेंट हिमसेल्फ फॉर ऑल द मीटिंग ऑफ द हाउस फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 60 days विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस, तो उनको क्या सीट को वैकेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो हाउस ऑफ पीपल शैल एज सुन एज मे बी choose two members of the house to be a representatively speaker and deputy speaker thereof so often as the office of speaker or deputy speaker becomes vacant,
ठीक है। द हाउस शैल चूज अनदर मेंबर टू बी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। ये कहाँ दिया गया है? ये आर्टिकल 93 में दिया गया है। स्पीकर जो है प्रिसाइड करते हैं ओवर लोकसभा, और स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो है वो एज इन चूजन किए गए हैं, मतलब मिले गए हैं बाय द लोकसभा फ्रॉम अमॉन्ग इट्स मेंबर एंड टेक्स एन ओथ एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा बट नॉट एज अ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। सैलरी जो और अलावेंस जो है स्पीकर का वो चार्ज किया जाता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दैट इज दे डू नॉट हैव टू बी वोटेड बाय द पार्लियामेंट। और कंडक्ट ऑफ स्पीकर जो है वो कैन नॉट बी डिस्कस्ड एक्सेप्ट ऑन सब्सटेंसिव मोशन। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो है वो नॉर्मली होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ हाउस, बट हिज ऑफिस में टर्मिनेट अर्लियर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज: बाई सीजिंग टू बी अ मेंबर ऑफ हाउस, by resignation in writing addressed to the deputy speaker and vice versa। मतलब कैसे उनका स्पीकर का पद छीना जा सकता है, तो इस चीज़ करते हैं बाय मेंबर ऑफ हाउस, मतलब अगर इनकेस वो मेंबर ऑफ हाउस नहीं रहते हैं तो बाय रेजिग्नेशन इन राइटिंग एड्रेस ऑन डेप्यूटी स्पीकर, या फिर बाय रिमूवल फ्रॉम ऑफिस by a resolution passed by majority of all the then member of the house। उसके बाद रिजोल्यूशन जो है बेसिकली जो मूव करेगा वो 14 डेज एडवांस नोटिस पे रहेगा एंड हैज़ बीन गिवन टू द इंटेंशन टू मूव द रिजोल्यूशन। फर्स्ट स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा देखोगे तो पहले स्पीकर जो है वो गणेश वासुदेव हैं, जीवी मवलंकर। उसके बाद फिर फर्स्ट स्पीकर एज एन ट्राइबल पीए सगमा है, फर्स्ट स्पीकर एज एन फीमेल मीरा कुमार है, और फर्स्ट डिप्टी स्पीकर एम अनंत स्वामीनामन अनंथा सायन नम अयंगर है। ठीक है, उसके ये देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब देखो अगर मान लो रिजोल्यूशन फॉर इज रिमूवल पास होता है अंडर द कंसिडरेशन, स्पीकर जो है वो कैन नॉट प्रिसाइड बट ही कैन स्पीक इन द and take part in the proceeding of the house and can vote except the case of equality of vote। मतलब देखो and vote in the case of equality of vote। देखो मतलब मान लो रिजोल्यूशन पास हो गया ना उनके रिमूवल का, तो आप जहाँ बैठते थे ना ऊपर वहाँ नहीं बैठेंगे, आप नॉर्मली नीचे आके बैठेंगे और ही कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स और कैन वोट। उसके बाद एट अदर मीटिंग्स ऑफ द हाउस द स्पीकर जो है वो कैन नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंट बट कैन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट। ठीक है, देखो एट अदर मीटिंग देखोगे ना, हाउस ऑफ स्पीकर वो ऐसे हम लोगों ने पढ़ा भी था, वो एज एन फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते हैं, कास्टिंग वोट देते हैं, लेकिन जब उनका रिमूवल प्रोसीजर चलता है तो वो एज एन इक्वालिटी वोट देते हैं। स्पीकर के पास फाइनल पावर होता है, वो मेंटेन कर सकते हैं ऑर्डर विद इन द लोकसभा टू इंटरप्रेट इट्स रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड डिस्क्वालीफाई एनी मेंबर। उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ कोरम, अगर कोरम नहीं है मतलब 1/10 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो स्पीकर जो है एडजर्न कर सकते हैं हाउस और सस्पेंड कर सकते हैं मीटिंग अंटिल देयर इज अ कोरम। स्पीकर जो है वो कंडक्ट करते हैं, स्पीकर का कंडक्ट इज इन रेगुलेटिंग द प्रोसीजर और मेंटेनिंग ऑर्डर इन द हाउस कैन नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट। उसको स्पीकर जो है प्रिसाइड करते हैं ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये कहाँ पे दिया गया है? आर्टिकल 118 का क्लॉज 4 में। उसके बाद जब व्हेन अ मनी बिल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम लोकसभा टू अ राज्यसभा, तो द स्पीकर जो है वो सर्टिफाई करते हैं कि दैट इट्स अ मनी बिल। तो बिल जो है वो डिसाइड किया जाता है कि वेदर इट्स अ मनी बिल और नॉट। बहुत बार कॉन्ट्रोवर्सी भी हुआ है, जैसे आधार बिल को एज एन मनी बिल करके पास कर दिया गया था, है ना, क्योंकि राज्यसभा में उसको एज एन फिर मतलब उसको राज्यसभा रिटर्न नहीं कर सकता है, बिल्कुल मतलब रिटर्न कर सकता है पर उसमें उनका कोई रोल नहीं रहता है अमेंड करने में। तो डिसीजन ऑफ द स्पीकर जो है ऑन वेदर अ बिल ऑफ मनी बिल इज फाइनल वाइल द ऑफिस ऑफ स्पीकर जो वैकेंट करते हैं और स्पीकर इज एब्सेंट फ्रॉम सिटिंग ऑन द हाउस, डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करते हैं एक्सेप्ट व्हेन रिजोल्यूशन फॉर हिज ओन रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन रहते हैं राज्यसभा के और फंक्शन करते हैं एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस सो लॉन्ग एज ही डज नॉट ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट। उसके बाद व्हेन द चेयरमैन एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द ड्यूटी ऑफ चेयरमैन जो है वो परफॉर्म किया जाता है बाई डेप्यूटी चेयरमैन, है ना। उसके बाद देखो चेयरमैन मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इफ ही इज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप वाइस प्रेसिडेंट के पद से आप उनको हटा रहे हो तभी वो वहाँ से हट सकते हैं। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन विल नॉट प्रिसाइड वाइल द रिजोल्यूशन ऑफ हिज रिमूवल फ्रॉम हिज ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। वहीं पे पावर ऑफ चेयरमैन इन राज्यसभा वो सिमिलर है टू दोस ऑफ द स्पीकर इन लोकसभा, एक्सेप्ट दैट स्पीकर के पास सर्टेन स्पेशल पावर है, जैसे कि सर्टिफाई कर सकते हैं बिल को और प्रिसीडिंग ओवर जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस। वो राज्यसभा के चेयरमैन के पास नहीं होता है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है ना।
अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखो जैसे कॉल अटेंशन मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, है ना, ये सब सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, वही सब है। चलो एक एक करके देखते हैं। तो देखो द प्रिविलेजेस ऑफ ईच हाउसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। दो ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है प्रिविलेजेस को जो पार्लियामेंट में मिलता है। देखो दोज विच आर एंजॉयड बाई मेंबर और मेंबर्स इंडिविजुअली, तो मेंबर के पास इंडिविजुअल एज इन होता है प्रिविलेज। वहीं पे दूसरा जो होता है जो ईच हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट को मिलता है एज अ कलेक्टिव बॉडी, ठीक है, मतलब एक इंडिविजुअल पर्सनल लेवल में मिलता है, एक कलेक्टिव बॉडी में मिलता है। देखो प्रिविलेजेस जो एंजॉय किया जाता है मेंबर इंडिविजुअली आर कौन सा है, तो फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एक्सेप्ट अ मेंबर फ्रॉम अरेस्ट ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ द मीटिंग। देखो मतलब उससे पहले बताते हैं कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप 40 डेज बिफोर एंड 40 डेज आफ्टर ऑफ सच मीटिंग और सिटिंग के पहले या फिर बाद में आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। उसके वो वट एवर कमिटमेंट, मतलब कोई भी उन्होंने गलती अगर हाउस में किया है तो। देखो फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट जो है वो एक्सेप्ट करता है किसी भी मेंबर को फ्रॉम अरेस्ट ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द मीटिंग ऑफ द हाउस और कमिटी देयर ऑफ विच ही इज अ मेंबर। किसी भी कमेटी का वो उस मेंबर का अगर वो कमेटी है और ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 40 डेज बिफोर और एंड आफ्टर सच मीटिंग और सिटिंग। देखो ह्यूमिनिटी जो है बेसिकली कन्फाइंड है, जो अरेस्ट करता है इन सिविल केसेस और नॉट इन क्रिमिनल केसेस और अंडर द लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। उसके बाद मेंबर जो है वो कैन नॉट बी समन, उनको आप समन नहीं कर सकते हो विदाउट द लीव ऑफ द हाउस, जो बेसिकली टू गिव द एविडेंस एज अ विटनेस वाइल पार्लियामेंट इज इन सेशन। देखो मेंबर जो है वो कैन नॉट बी समन, उनको आप समन नहीं कर सकते हो विदाउट द लीव ऑफ द हाउस, मतलब छुट्टी, विदाउट द लीव ऑफ द हाउस टू गिव एन एविडेंस एज अ विटनेस वाइल पार्लियामेंट इज इन सेशन। मतलब अगर उनको आप कोर्ट में पेश ही नहीं कर सकते हो सो दैट आप एविडेंस मतलब एज एन सबूत के तौर पे अगर पार्लियामेंट सेशन में है, ठीक है। फिर देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच विद इन द वॉल ऑफ ईच हाउस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वहाँ पे विद इन द वॉल ऑफ ईच हाउस। उसमें लिमिटेशन जो है ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये इज दैट नो डिस्कशन कैन टेक प्लेस इन द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। लिमिटेशंस क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ दैट ऑफ पार्लियामेंट में कि किसी भी जज के कंडक्ट को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों ना हो, चाहे वो हाई कोर्ट का जज क्यों ना हो, या फिर उनके डिस्चार्ज और ड्यूटी के बारे में नहीं करना है एक्सेप्ट अपॉन अ मोशन फॉर रिमूवल ऑफ द जज। सिर्फ आप तब उस कोर्ट के जज को उसके कार्यकाल को या फिर उसकी करतूत को या फिर उसके काम को आप डिस्कस कर सकते हो अगर उनका मोशन चल रहा है रिमूवल के लिए। उसमें देखो प्रिविलेज ऑफ द हाउस कलेक्टिव्स आर, कलेक्टिवली क्या क्या है, तो देखो द राइट टू पब्लिश डिबेट एंड प्रोसीडिंग्स एट टू रिटेन द publications by others, right to exclude others, right to regulate internal affairs of the house, right to publish parliamentary misbehavior, right to punish members and outsiders from breach of privileges, ठीक है ना। ये था कलेक्टिव प्रिविलेज, ठीक है। अब देखो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर आप देखते हो पार्लियामेंट में तो डिफरेंट स्टेजेस हैं इन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट जो रिलेट करता है बिल को अदर देन मनी बिल्स आर एज फॉलोज। तो देखो क्या क्या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब दोनों, या तो राज्यसभा में या तो लोकसभा में। तो राज्यसभा में भी बिल को इनिशिएट कर सकते हो आप, लोकसभा को भी बिल इनिशिएट कर सकते हो अदर देन मनी बिल, अगर वो मनी बिल नहीं है तो, है ना। मोशन आफ्टर इंट्रोडक्शन, उसके बाद रिपोर्ट्स बाय सेलेक्ट कमेटी और पासिंग ऑफ द बिल इन द हाउस वेयर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, है ना। ये अदर देन मनी बिल के बारे में बताया जा रहा है, मनी बिल के अलावा। फिर पासेज इन अदर हाउसेस और प्रेसिडेंट्स असेंट। अब वहीं पे देखो पार्लियामेंट जो करता है, मतलब पार्लियामेंट पास्ड बिल टू रिपील 58 आर्किक लॉस। ये है क्या आर्काइक लॉस। देखो पार्लियामेंट ऑन अगस्त 2, 2019 पास करता है बिल जो बेसिकली रिपील करता है 58 ओल्ड सेंट्रल लॉ जो बेसिकली गवर्नमेंट ने बोला था दैट हैज़ बीन डन टू अचीव द मैक्सिमम गवर्नेंस। रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2019 जो है वो पास किया गया था बाई राज्यसभा थ्रू वॉइस वोट और इट वाज पास्ड बाई लोकसभा ऑन जुलाई 29, 2019, ठीक है। उतना आपको जानना नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि रिपील 58 आर्काइक लॉ को रिपील कर दिया गया था ऑन अगस्त 2, 2019। अब देखो मनी बिल और फाइनेंस बिल के बारे में जानते हैं। तो आपको ऐसे पता होगा फाइनेंस बिल 1 और 2 दो तरह का होता है। 1 तो होता है वो मनी बिल का टाइप का होता है और 2 जो है फाइनेंस बिल 2 जो है वो एकदम ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है, ठीक है ना। अगर इसमें दिया होगा ठीक है, नहीं तो मैं आपको समझा दूंगा। देखो बिल जो है उसको मनी बिल बोला जा सकता है इफ़ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन जो डील करता है विथ और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। तो बिल मनी बिल बोला जाएगा अगर उसमें इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्सेस के बारे में अगर कुछ दिया हुआ है तो उसको मनी बिल बोलेंगे। साथ ही साथ
अगर वो बिल मनी बिल है तो उसमें रेगुलेशंस ऑफ बोरोइंग्स ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट के बारे में कुछ दिया हुआ होगा, या फिर अगर वो मनी बिल है तो उसमें कस्टडी ऑफ इन ऑफ और कस्टडी ऑफ और द विड्रॉल ऑफ मनीज फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सरकारी ये है ना, सरकारी एज एन ट्रेजरर है ये, है ना, ट्रेजरी है, तो वहाँ से अगर आप पैसा निकाल रहे हो तो कस्टडी ऑफ और द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसके बाद एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल आउट ऑफ द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ द बिल मतलब आप क्या कर सकते हो, एप्रोप्रिएट कर सकते हो, मतलब बिल को एज एन बोल सकते हो कि ठीक है हमें उतना पैसा चाहिए फ्रॉम कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब डिमांड करना है, तो वो भी मनी बिल कहलाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहीं पे रिसिप्ट ऑफ मनी और एन अकाउंट ऑफ द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कस्टडी और इशू ऑफ सच मनी और ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन और स्टेट्स। ठीक है, अब देखिए प्रोसीजर जो है फॉर पासिंग ऑफ मनी बिल इन द पार्लियामेंट इज, क्या क्या प्रोसीजर है अगर वो मनी बिल है और वो पार्लियामेंट में कैसे पास होगा। बिल जो है वो कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, अगर वो मनी बिल है तो, अगर वो मनी बिल है तो वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। उसके बाद मनी बिल है तो उसके पास हैव बीन पास्ड बाय लोकसभा, इट इज ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा विद द स्पीकर्स सर्टिफाइड दैट इट इज़ मनी बिल। अगर वो मनी बिल है तो वो सबसे पहले लोकसभा में पास हो जाएगा, उसके बाद उसको फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा और उसके ऊपर एक ठप्पा भी, एक स्टैम्प भी लगा रहेगा विद द स्पीकर सर्टिफिकेट दैट इट्स द मनी बिल। राज्यसभा वो क्या कर सकता है, वो नाइदर रिजेक्ट कर सकता है मनी बिल को, ना ही अमेंड कर सकता है। ये इट मस्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, 14 दिन के अंदर, विद इन अ 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द बिल, रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद रिकमेंडेशन। साथ ही साथ लोकसभा जो है मे एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, मतलब या तो वो एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है जो भी राज्यसभा के द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया हो, है ना। अब देखो इट इज अप टू द लोकसभा टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन। लोकसभा और राज्यसभा, इट इज अप टू लोकसभा टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। साथ ही साथ अगर लोकसभा एक्सेप्ट करता है एनी ऑफ द रिकमेंडेशन, अगर लोकसभा एक्सेप्ट करता है एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ मनी बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज विद इन द अमेंडमेंट रिकमेंडेशन बाय राज्यसभा एंड द एक्सेप्टेड बाय लोकसभा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। अगर उसको अगर आपको पास भी करना है, अगर राज्यसभा का रिकमेंडेशन लेना भी है तो बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से फिर से उसको पास करना होगा। अगर मनी बिल है तो इफ़ अ मनी बिल इज़ नॉट रिटर्न बाय राज्यसभा विद इन 14 डेज, अगर वो 14 डेज के अंतर्गत अगर वो रिटर्न नहीं होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि 14 डेज तक आपको क्या विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज राज्यसभा को लौटाना है, तो अगर लोकसभा टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा, तो इफ द लोकसभा एक्सेप्ट एनी ऑफ द रिकमेंडेशन द मनी बिल, ये हो गया हमारा, है ना। अगर मनी बिल जो है वो रिटर्न नहीं किया जाता है राज्यसभा के द्वारा विद इन 14 डेज, तो ये डीम्ड होगा, मतलब इनहेरेंटली वे पास हो जाएगा बाय द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ फॉर्म इन विच इट इज पास्ड बाय लोकसभा। ठीक है, ये एक्चुअल में दिया कहाँ गया है, ये आर्टिकल 109 में दिया गया है। फिर ओनली दोज फाइनेंस बिल आर मनी बिल विच बियर्स द सर्टिफिकेट ऑफ स्पीकर एज सच। अब देखो वैसा फाइनेंस बिल, मतलब मैंने आपको बताया ना दो तरह का फाइनेंस बिल होता है, एक फाइनेंस बिल 1 होता है, एक फाइनेंस बिल 2 होता है। तो फाइनेंस बिल 1 जो होता है ना वो नॉर्मल मनी बिल की तरह आप उसको ले सकते हो, लेकिन फाइनेंस बिल 2 जो होता है वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल होता है। तो वहाँ पे यही बता रहा है कि ओनली दोज फाइनेंस बिल, सिर्फ वैसा फाइनेंशियल बिल आर मनी बिल, वो उसको कंसिडर करेगा मनी बिल जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ द स्पीकर आर सच, क्या क्या होना चाहिए कि फाइनेंशियल बिल विच डू नॉट रिसीव द स्पीकर सर्टिफिकेट आर ऑफ 2 क्लासेस, 2 क्लास का हो सकता है जिसमें फाइनेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ स्पीकर का नहीं रहता है। मतलब देखो अ बिल विच कंटेन एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 110 बट डज नॉट कंसिस्ट सोनली द दोज मैटर, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट और राज्यसभा कैन अमेंड और रिजेक्ट सच बिल। दूसरा है एनी ऑर्डिनरी बिल विच कंटेन्स प्रोविजंस इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यही 2 है, सिर्फ यही, ओनली दोज फाइनेंस बिल्स आर मनी बिल्स विच बियर द सर्टिफिकेट ऑफ स्पीकर्स एज सच। कौन सा, तो यही वाला। और यहाँ पे फाइनेंस बिल के बारे में बता दिया गया, फाइनेंस बिल फाइनेंस बिल्स विच डू नॉट रिसीव द स्पीकर सर्टिफिकेट और 2 क्लासेस, एक क्लास ये है, दूसरा क्लास ये है ना। अब देखो नेक्स्ट है जॉइंट सिटिंग बाय बोथ द हाउसेस, आर्टिकल 108। ये क्या कहता है, देखो मैंने आपको पहले बताया है जॉइंट सिटिंग जो होता है वो बेसिकली किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है। चलिए क्वेश्चन का जवाब दो, इन केस अगर प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं, ठीक है, अगर इन केस प्रेसिडेंट का सीट वैकेंट है तो जॉइंट सिटिंग कौन बुलाएगा। ठीक है,
देखो जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ बोथ द हाउसेस है वो आर्टिकल 108 में दिया गया है। तो प्रेसिडेंट कैन समन लोकसभा एंड राज्यसभा फॉर अ जॉइंट सिटिंग इन ए केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउस ऑफ द फॉलोइंग वेज। ठीक है, मतलब दोनों हाउस में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब एक बिल लोकसभा से पास कर दिया गया है और दूसरा और वो राज्यसभा में अटक गया है, वहाँ पे बिल पास नहीं हो रहा है, तो एज इन आपको क्या करना होगा, जॉइंट सिटिंग बुलाना होगा। तो अगर जॉइंट सिटिंग आप बुला रहे हो तो इफ आफ्टर अ बिल हैज़ बीन पास बाई वन हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू अदर हाउस, क्या क्या हो सकता है, बिल जो है इज रिजेक्टेड बाई आइदर हाउस, मतलब मान लो लोकसभा से पास हो गया है और वो राज्यसभा से रिजेक्ट कर दिया गया है, एक वो कारण हो सकता है। द हाउस हैज़ फाइनली डिसएग्रीड अबाउट द अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन द बिल्स, फिर मोर देन 6 मंथ हैव बीन elapsed, मतलब 6 महीने होते हैं ना टाइम पीरियड टोटल, तो उसको क्रॉस कर दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसेप्शन ऑफ द बिल बाय अदर हाउस विदाउट द बिल बिंग पास्ड बाय इट। साथ ही साथ स्पीकर जो है प्रिसाइड्स करता है कि जॉइंट सिटिंग इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा और ही इज ऑल्सो एबसेंट, या फिर वो भी एबसेंट है। तो अगर वो एबसेंट रहेंगे तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, देखो मैं यहाँ कह रहा था ना कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर स्पीकर यहाँ पे मतलब लोकसभा का जो चेयरमैन है अगर वो एबसेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा का चेयरमैन जॉइंट सिटिंग बुला देगा, वो नहीं बुला सकते हैं, वो उसके डेप्यूटी चेयरमैन बुलाएंगे, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऑफ, और इफ ही इज ऑल्सो एबसेंट अ पर्सन चूजन बाई मेंबर प्रेजेंट शैल प्रिसाइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दोगे, है ना। ये कहाँ पे है, आर्टिकल 118 क्लॉज 4 में दिया गया है। अब देखो फाइनेंशियल लेजिस्लेशन क्या है पार्लियामेंट में। तो फाइनेंशियल लेजिस्लेशन का मतलब क्या है कि कैसे फाइनेंशियल बिल को या फिर फाइनेंशियल अमेंडमेंट को कैसे पास किया जाता है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर में ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट, मतलब कितना खर्चा एस्टिमेट करना है हमें, कितना खर्चा होगा उस पर्टिकुलर ईयर में, उस पर्टिकुलर ईयर के नॉर्मल वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितना खर्चा होगा और एक्सपेंडिचर कितना पैसा मिलेगा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर इज लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दिस इज नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बजट के नाम से भी जानते हैं, वो आर्टिकल 112 में दिया गया है। साथ ही साथ इट ऑल्सो स्टेट्स इट ऑल्सो स्टेट्स द वे एंड मीन्स ऑफ मीटिंग द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। उसके बाद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है और द बजट जो है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब कितना खर्चा होने वाला है उसका एस्टिमेट। वे एंड मीड टू रेज द रेवेन्यू, मतलब किस तरीका से और किस तौर और किस वे में हम लोग रेवेन्यू मतलब पैसे को अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में लेके आएंगे। ठीक है, फिर एक एनालिसिस होगा ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट कि हम लोग कैसे हमको पैसा मिला, कैसे हम लोग ने पैसा एक्सपेंडिचर मतलब कैसे हम लोग ने पैसा खर्चा किया ऑफ द क्लोजिंग ईयर, जो ईयर खत्म हो रहा है। साथ ही साथ कॉजेस ऑफ एनी सरप्लस और डेफिसिट इन रिलेशन टू सच ईयर। अब देखो अन एक्सप्लेनेशन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी एंड स्पेंडिंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट इज कमिंग ईयर एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द रेवेन्यू। फिर एस्टिमेट जो है वो रिलेट करता है, तो एस्टिमेट रिलेटिंग टू एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया आर नॉट पुट टू वोट ऑन पार्लियामेंट बट ईच हाउस कैन डिस्कस एनी ऑफ दिस एस्टिमेट्स। ठीक है, मतलब देखो कहना ये है ना कि जितना एक्सपेंडिचर हुआ है, चार्ज हुआ है, जितना एक्सपेंडिचर चार्ज हुआ है ना, उसको अपना मतलब डिस्कस कर सकते हो बोथ द हाउसेस में, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, वहीं पे एस्टिमेट ऑफ अदर एक्सपेंडिचर जो है आर सबमिटेड इन फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स टू द लोकसभा। साथ ही साथ इट हैज़ पावर, उसके पास पावर भी है कि उस बिल को असेंट कर सकते हो और टू रिव्यूज द असेंट टू एनी डिमांड। ठीक है, अब देखो नो डिमांड, कोई भी ऐसा डिमांड नहीं होगा, मतलब नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी है एज एन आर्टिकल 113। हम लोगों ने वो भी देखा है मनी बिल, तो मनी बिल में भी रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखो स्क्रूटनी ऑफ द बजट प्रपोजल जो है वो बेसिकली किया जाता है बाई पार्लियामेंट्स कमेटी ऑन एस्टिमेट इन ऑर्डर टू, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कमेटी ऑन एस्टिमेट और किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और इकोनॉमिक मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखो रिपोर्ट्स टू द हाउस अबाउट द इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एक्सेट्रा। देखो सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसी, एग्जामिन वेदर द मनी इज वेल लेड आउट। उसके बाद सजेस्ट द फॉर्म इन विच द एस्टिमेट आर टू बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट और द रिपोर्ट ऑफ एस्टिमेट कमिटी इन इज नॉट डिबेटेड इन द हाउस। उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है ये क्या है, ये गार्जियन है ऑफ पब्लिक पर्स एंड इट इज हिज फंक्शन टू सी दैट नॉट अ पैसे इज स्पेंट विदाउट द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ये कौन देखेगा, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया देखेगा। अब बताओ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में आता है। ठीक है,
इसको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी बोला गया है, आपको ध्यान रखना होगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो पार्लियामेंट के पास ले डाउन किया जाएगा, जो एग्जामिन किया जाएगा बाय पब्लिक अकाउंट कमेटी। वही जो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये ऐसा कमेटी है जो बेसिकली 15 मेंबर होते हैं लोकसभा के, बट 7 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं, और ऑल्सो एसोसिएटेड विद द कमिटी इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन इट। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो एग्जामिन करता है कि मनी जो है वो डिस्बर्स किया गया है वो लीगली अवेलेबल है एंड यूज्ड फॉर राइट पर्पसेस, और एक्सपेंडिचर जो है वो बेसिकली कंफर्म किया गया टू द अथॉरिटी विच इट गवर्न्स। उसके बाद एवरी रीअप्रोप्रिएशन हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स फ्रेम्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, है ना। अब देखो ये आप एक बार देख लोगे, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा का आप देख लोगे, अपने स्टेट का याद रखो, आपको बहुत काम आ जाएगा, ठीक है। लोकसभा के देख लोगे। अब देखो पार्लियामेंट्री टर्म्स हम लोग कुछ कुछ देखते हैं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम लोग देखेंगे। देखो सबसे पहले क्या आएगा, देखो इसको ना आप पार्लियामेंट्री टर्म्स है तो सबसे पहले क्वेश्चन आवर आता है, तो इसको आप डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हो, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द डेज बिजनेस नॉर्मली बिगिन्स विथ क्वेश्चन आवर। नॉर्मली आप कैसे बिगिन करोगे, क्वेश्चन आवर से बिगिन करोगे, ड्यूरिंग विच क्वेश्चन आस्क्ड बाय द मेंबर्स आर आंसर्ड बाय मिनिस्टर। क्वेश्चन जो है जो आस्क किया गया है वो मिनिस्टर के द्वारा आंसर किया जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो 3 तरह का होते हैं, एक स्टार्ट क्वेश्चन होता है, एक अनस्टार्ट क्वेश्चन होता है, एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो स्टार्ट क्वेश्चन जो वैसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर जो है वो ओरली आपको देना है, ठीक है। ओरल आंसर जो है वो आपको देना पड़ेगा, हाँ ओरल आंसर देना पड़ेगा। देखो अगर आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो स्टार्ट क्वेश्चन जो होता है ना तो कलर कोडिंग भी होता है, यहाँ पे दिया गया है क्या, देखो कलर कोडिंग नहीं दिया गया है तो स्टार्ट क्वेश्चन जो होता है वो ग्रीन इन कलर होता है, अनस्टार्ट क्वेश्चन जो होता है वो वाइट इन कलर होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो है वो एज इन पिंक इन कलर होता है, ठीक है। देखो स्टार्ट क्वेश्चन जो है ये ऑन इज वन फॉर विच अन ओरल आंसर जो है वो रिक्वायर्ड किया जाता है गिवन बाय द मिनिस्टर, ठीक है। ओरल आंसर देना है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। साथ ही साथ सप्लीमेंट्री डिसाइड्स इफ अ क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड ओरली और अदरवाइज। वन मेंबर कैन आस्क ओनली वन स्टार्ट क्वेश्चन इन अ डे। उसके बाद अनस्टार्ट क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन होता है जिसमें मिनिस्टर को ना मिनिस्टर लेज ऑन अ टेबल अ रिटन आंसर, आपको रिटन आंसर देना पड़ेगा, ठीक है, किसमें, अनस्टार्ट क्वेश्चन में, जिसके अंतर्गत अ 10 day नोटिस हैज टू बी गिवन टू आस्क सच क्वेश्चन एंड नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो आस्क किया जाएगा विद रिगार्ड टू सच क्वेश्चन, ठीक है। आपको याद रखना है स्टार्ट क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ओरल आंसर चाहिए, वही अनस्टार्ट क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं रहेगा लेकिन रिटन आंसर चाहिए। और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन होता है विच कैन बी आस्क्ड बाय मेंबर ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। कोई बहुत ज़्यादा पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो ऑन अर्जेंट नेचर। साथ ही साथ इट इज़ फॉर द स्पीकर टू डिसाइड वेदर द मैटर इज अर्जेंट नेचर और नॉट, और मेंबर जो है हैज़ ऑल्सो टू स्टेट अ रीजन फॉर आस्किंग द क्वेश्चन वाइल सर्विंग नोटिस, है ना। अब देखिए अब हम आवर्स देखते हैं, तो 0 आवर सबसे पहले आएगा, तो 0 आवर में इसको ओके हाँ 0 आवर द पीरियड फॉलो द क्वेश्चन आवर, मतलब जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म होता है तो क्वेश्चन आवर के बाद 0 आवर आता है एंड इट इज़ जनरली बिगिंस एट नून। साथ ही साथ यूजुअली टाइम जो यूज़ किया जाता है बाय द मेंबर टू रेज द वेरियस इशू फॉर द डिस्कशन, ठीक है। अगर 0 आवर के बारे में हम लोग बता दें तो ये देखो ये सारा रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड है, लेकिन 0 आवर जो है ना वो नॉट मेंशन्ड इन रूल ऑफ प्रोसेस। ये इनफॉर्मल डिवाइस है जो मेंशन किया गया है फॉर अवेलेबल फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू रेज मैटर विदाउट एनी प्रायर नोटिस, विदाउट एनी प्रायर नोटिस, है ना, विदाउट एनी प्रायर नोटिस आप एज इन 0 आवर में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये बेसिकली कन्वेंशन है ना, कहीं ये रूल ऑफ प्रोसीजर मेंशन नहीं है। अब कट मोशन वैसा मोशन, अ मोशन दैट सीक्स द रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ डिमांड प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज कट मोशन। देखो अगर कट मोशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं तो देखो कट मोशन एक्चुअली ना वो इंट्रोड्यूस किया गया था आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ रेलवे एंड जनरल बजट। सच मोशन जो है बेसिकली एडमिट किया जाता है स्पीकर के द्वारा, मतलब स्पीकर के डिस्क्रिप्शन में, स्पीकर चाहे तो ठीक है नहीं तो नहीं। ये बेसिकली डिवाइस है जिसमें थ्रू विच जनरली ऑफ द ओपोजिशन कैन ड्रॉ द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट टू अ स्पेसिफिक ग्रीवियंसेस। मान लो कोई तरह का ग्रीवियंसेस है तो एज एन होगा क्या, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है
वो क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कट मोशन। तो डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट मतलब विच इज टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी अंडरलाइनिंग अ पर्टिकुलर डिमांड सेज दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस टू ₹1, है ना। फिर इकोनॉमिक कट जो है वो आज किया जाता है फॉर अ रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ डिमांड बाय स्पेसिफिक अमाउंट, जिसका एम क्या है, इज टू अफेक्ट द इकोनॉमी इन एक्सपेंडिचर। और तीसरा है टोकन कट वैसा डिवाइस है जो बेसिकली डिवाइस टू ventilate specific grievances within the sphere of the government's responsibilities। और grievances जो है has to be specified, usually the motion in form the amount of demand be reduced to ₹100, है ना। अब देखो हम लोग मोशन में चले जाते हैं। अर्जनमेंट मोशन ये बेसिकली मोशन है जो बेसिकली अर्जन करता है प्रोसीडिंग ऑफ द हाउसेस को, ठीक है। उस पर्टिकुलर डे को वो क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा, हम लोग नेक्स्ट डे चले जाएंगे, यही है अर्जनमेंट मोशन। तो प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस सो दैट इट टेक अप फॉर द डिस्कशन सो मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। साथ ही साथ any member can move the motion if more than 50 member supports the demand, the speaker grants the permission for the motion। the notice for such a motion जो है, अगर मान लो 50 से ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं कि ठीक है आप अर्जेंट मोशन लाइए सो दैट इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग डिस्कस कर पाएँ, तो द नोटिस फॉर सच अ मोशन हैव टू बी गिवन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ सिटिंग ऑन द डे। उसके बाद कॉलिंग अटेंशन मोशन जिसमें मेंबर जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रायर परमिशन ले सकते हैं स्पीकर का और कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर टू एनी मैटर, मतलब मिनिस्टर के अटेंशन को, मतलब मिनिस्टर को बोला जाए ऑन एनी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंटरेस्ट और आस्क टाइम टू मेक अ स्टेटमेंट। तीसरा है प्रिविलेज मोशन, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिविलेज मोशन वैसा मोशन है जो मूव किया जाता है भाई मेंबर अगर उसको ऐसा लगता है, मतलब इफ़ ही फील्स दैट मिनिस्टर जो है उन्होंने कुछ ऐसा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है, मतलब अपने प्रिविलेज मोशन को, मतलब अपने प्रिविलेज को ब्रीच किया, मतलब उसका दुरुपयोग किया है फ्रॉम द ऑफ द हाउस ऑफ एनी वन और मोर ऑफ इट्स मेंबर बाय विदहोल्डिंग फैक्ट्स ऑफ केस और बाय गिविंग अ डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ एक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो मेंबर जो है मे रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर अगर इफ़ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस जो है वो डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स। ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया जाता है जब मेंबर को ऐसा लगता है और वो रेज करता है कि जनरल प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस जो है ना वो नॉर्मल रूल के तरीके से नहीं हो रहा है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो डिसाइड करता है कि अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो रेज किया गया है वो अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं वोट ऑन अकाउंट। तो वोट ऑन अकाउंट एज इन आपको पता होगा जिस दिन जब इलेक्शन होता है ना तो उस टाइम एक्चुअली यूज होता है एज देयर इज अ यूजुअल गैप बिटवीन द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट एंड इट्स अप्रूवल। तो वोट ऑन अकाउंट जो है इनेबल करता है गवर्नमेंट को कि आप पैसा और ड्रॉ कर सकते हो और पैसा ला सकते हो सम अमाउंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया टू मीट द एक्सपेंसेस ऑन इंटरवेनिंग पीरियड, ठीक है। तो वोट ऑन अकाउंट तब यूज़ किया जाता है जब पैसा खत्म हो जाता है और थोड़ा और टाइम रहता है बजट को डिस्कस करने के लिए या डिस्बर्स करने के लिए। गुलेटिन कौन है, क्या है, तो ऑन द लास्ट ऑफ द अलॉटेड डेज एट द अपॉइंटेड टाइम द स्पीकर पुट्स एवरी क्वेश्चन नेसेसरी टू डिस्पोज ऑफ ऑल द आउटस्टैंडिंग मैटर। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस और मैटर्स होते हैं ना उसको लास्ट डे में तुरंत डिस्कस करना होता है, तो उसको गुलेटिन मोशन बोला जाता है। आउटस्टैंडिंग मैटर इन कनेक्शन विद डिमांड्स फॉर ग्रांट, साथ ही साथ दिस इज नोन एज अ गुलेटिन और द गुलेटिन कंक्लूड्स दैट द डिस्कशन ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। अब देखो कोरम तो आपको पता होगा, ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है 1/10 हुज प्रेजेंस इज एसेंशियल टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस। साथ ही साथ आर्टिकल 100 जो है प्रोवाइड करता है कि कोरम ऑफ आइदर हाउस शैल बी 1/10 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो स्टे करते हैं इन द ऑफिस ओनली सो लॉन्ग एज इट एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। वंस द कॉन्फिडेंस इज विड्रॉन, एक बार अगर कॉन्फिडेंस विड्रॉ हो जाता है, वंस द कॉन्फिडेंस इज विड्रॉन द गवर्नमेंट इज बाउंड टू रिजाइन। और रूल्स ऑफ पार्लियामेंट जो है वो क्या करते हैं, रूल्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर अकॉर्डिंगली प्रोवाइड्स फॉर मोटिवेटिंग अ मोशन मूविंग अ मोशन टू अ सर्टेन दिस कॉन्फिडेंस। मोशन जो है वो जनरली नोन एज नो कॉन्फिडेंस मोशन। उसके बाद नेक्स्ट है सेंसर मोशन। तो सेंसर मोशन जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। अगर देखो आपको डिफरेंस भी जानना है सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन का तो हमारे बुक में लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आप एक बार ध्यान उसमें भी दे सकते हो, ठीक है, कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेंसर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। चलो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर इनकेस होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।
देखो सेंसर मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन दैट द लेटर डज नॉट स्पेसिफाई एनी ग्राउंड ऑन विच इट इज बेस्ड। मतलब देखो मैं आपको ना यहाँ पे डिफरेंस बताते जाता हूँ, सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में अंतर क्या है। देखो सेंसर मोशन में ना आपको रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों आप ये मोशन ला रहे हो, वहीं पे नो कॉन्फिडेंस मोशन में नो रीजन मतलब नो रीजन स्टेटेड, मतलब आपको बताना नहीं है। देखो अ सेंसर मोशन डिफरेंट फ्रॉम द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन दैट लेटर मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा ऑन विच ग्राउंड यू आर ब्रिंगिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, वाइल द फॉर्मर मतलब सेंसर मोशन हैज टू मेंशन द चार्ज अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर विच इट इज बीइंग मूव्ड। वो आपको बताना पड़ेगा कि अगेंस्ट वन मिनिस्टर और फ्यू और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन वहीं पे अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हो वो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत लाओगे, ठीक है। सेंसर मोशन जो है वो सिंगल मिनिस्टर के लिए भी ला सकते हो। सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर फॉर फेलिंग टू एक्ट फॉर सेम पॉलिसी। रीजन फॉर सेंसर मोशन मस्ट बी प्रिसाइसली एन्यूमरेटेड। और स्पीकर जो है डिसाइड करता है कि whether or not the motion is in order and no leave of house is required for moving it। कोई भी लीव नहीं चाहिए। मतलब सेंसर मोशन में देखो एकदम इनहेरेंटली देखा जाए तो सेंसर मोशन में आपको रीजन बताना होगा। ये सेंसर मोशन एक मिनिस्टर के अंदर या फिर एंटायर काउंसिल मिनिस्टर के लिए लाया जा सकता है। स्पेसिफिक पॉलिसी और एक्शन आपको बताना होगा। उसके बाद साथ ही साथ 5 दिन लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करना होगा। वहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या करना होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना होगा। आपको रीजन बताना होगा क्यों आप ला रहे हो। साथ ही साथ मूव सर्टेनली द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अब देखो लैम डक सेशन में आपको पता होना चाहिए लास्ट जो बचा हुआ मिनिस्टर जो इलेक्ट नहीं होते हैं उसको लैम डक सेशन बोलते हैं। देखो सेशन हेल्ड व्हेन अ न्यू पार्लियामेंट हैज बीन इलेक्टेड, न्यू पार्लियामेंट इलेक्ट हो गया लेकिन कुछ ओल्ड पार्लियामेंट में मीट फॉर द लास्ट टाइम बिफोर इट इज डिजॉल्व, ठीक है। कुछ एज एन पार्लियामेंट मेंबर जो हैं वो मीट होते हैं मतलब मिलते हैं बिफोर इट इज डिजॉल्व। तो लैम डक्स आर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु हैव नॉट गॉट री इलेक्टेड, वो फिर से जो री इलेक्ट नहीं होते हैं उनको लैम डक बोला जाता है। फिर शैडो कैबिनेट इंडिया का नहीं है, ये यूके का है। जैसे हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वैसे वहाँ पे शैडो कैबिनेट होता है। देखो पार्लियामेंट जो प्रैक्टिस प्रिवेलेंट इन यूके वेयर सीनियर मेंबर ऑफ अपोजिशन कवर्स द एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्चुअल कैबिनेट। साथ ही साथ दे विल फॉर्म द कैबिनेट इफ देयर पार्टी इज इलेक्टेड टू द गवर्नमेंट, ठीक है। आई होप दैट यू आर गेटिंग। अब देखो लीडर ऑफ अपोजिशन government has given the statutory recognition to the leader of opposition in Lok Sabha and Rajya Sabha। साथ ही साथ necessary legislation जो है to this effect was passed by Parliament in 1977 and the rule framed thereunder were brought into effect on November 1, 1977। पहली बार ऐसा हुआ कि YB छावन जो है ऑफ कांग्रेस वॉज गिवन द ऑफिशियल स्टेटस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा विद रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, है ना। मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस के मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन थे और उनको एज एन कैबिनेट मिनिस्टर भी बोला गया था, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखो कुछ फंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ऑल मनी रिसीव्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज क्रेडिटेड टू आइदर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जितने भी मनी हैं जो रिसीव किए गए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट वो या तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आते हैं या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आते हैं। तो देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो है क्या, तो ऑल द रेवेन्यू रिसीव, जितने भी पैसा रिसीव किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर जितने भी लोन जो है वो रेज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और ऑल द मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन रिपेमेंट ऑफ द लोन्स एज एन आर्टिकल 266 क्लॉज 1, ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में है। साथ ही साथ ऑल द अदर पब्लिक मनी जो रिसीव किए जाते हैं बाई और ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड टू पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, है ना। उसके बाद आर्टिकल 267 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो एम्पावर करते हैं पार्लियामेंट को और लेजिस्लेचर को ऑफ द स्टेट क्रिएट करे एक कंटिजेंसी फंड भी क्रिएट करिए फॉर इंडिया और फॉर अ स्टेट एज द केस में बी फॉर मीटिंग अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। मान लो कोई तरह का अकस्मात सिचुएशन फॉर अनफोर्सिन सिचुएशन आ जाता है तो उसके लिए नीड करना पैसा निकालना, तो कंटिजेंसी फंड। द फंड जो है वॉज क्रिएटेड बाय कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया 1950। आपको ये याद रखना है या तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रहे चाहे वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया रहे, दोनों में पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। और वहीं पे एक और फंड है, कौन सा हमको बताओ, पार्लियामेंट्री हो गया, कंसोलिडेटेड फंड हो गया, कंटिजेंसी हो गया, एक और फंड कोई है वो आप बता सकते, बताओ उसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल लगता है कि नहीं लगता है वो भी आप बता सकते हो। उसको देखिए एक्सटेंट ऑफ पावर ऑफ राज्यसभा का क्या पावर है।
चलिए देखिए, अब देखते हैं, नहीं, कंटिजेंसी फंड जो है ना, सॉरी मैंने गलत बता दी, कंटिजेंसी फंड जो है इसे पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, लेकिन बाद में, निकालने के बाद में, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सटेंट ऑफ पावर ऑफ राज्यसभा। तो देखो, मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। पावर ऑफ राज्यसभा देखा गया है, द राज्यसभा हैज़ नो पावर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल। उसको स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है हैज़ अ सोल एंड फाइनल पावर ऑफ डिसाइडिंग वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। तो मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लोकसभा के स्पीकर को मिला है कि वो बताएंगे कि ये बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है। उसके बाद, दो द राज्यसभा कैन डिस्कस, इट कैन नॉट वोट फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डिमांड फॉर ग्रांट एंड नॉट सबमिट फॉर द वोट ऑफ राज्यसभा। उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टू लोकसभा एंड नॉट टू राज्यसभा, है ना। ये आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में दिया हुआ है। और फिर राज्यसभा जो है वो सफ़र करता है, मतलब सफ़र्स बाय रीजन ऑफ इट्स न्यूमरल्स माइनॉरिटी इन केस ऑफ जॉइंट सेशन, जो रिजॉल्व करता है डेडलॉक बिटवीन द टू हाउस। मतलब राज्यसभा सफ़र बाय रीजन ऑफ इट्स न्यूमरल माइनॉरिटी, ठीक है, ये ठीक है, इतना जानना नहीं है। आर्टिकल 108 क्लॉज 8 में, 8 क्लॉज 4 में दिया है। उसके बाद पार्लियामेंट कैन legislate on state subject only if Rajya Sabha resolves फॉर दिस बाई 2/3 मेजोरिटी। ये कहाँ पे है? आर्टिकल 249 में है। उसमें जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो क्रिएट किए जाते हैं ओनली एट राज्यसभा, रिजॉल्व फॉर विच 2/3 मेजोरिटी। ये आर्टिकल 312 में दिया है। मतलब अगर आप पढ़ रहे हो ना कि व्हेन राज्यसभा इज इक्वल टू लोकसभा, लोकसभा इज ग्रेटर देन राज्यसभा, बस एक ही है, राज्यसभा इज ग्रेटर देन लोकसभा, मतलब राज्यसभा का पावर लोकसभा से ज़्यादा है। वो यही वाला है कि ऑल इंडिया सर्विस जो है वो क्रिएट किया जाता है ओनली आफ्टर राज्यसभा रिजॉल्व फॉर इट विथ 2/3 मेजोरिटी। मतलब डिमांड 2/3 ऑफ मेजोरिटी से पास करते हैं आप कोई बिल को, तो ही आप ऑल इंडिया सर्विस में कुछ बना सकते हो। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट ओनली इफ राज्यसभा रिजॉल्व फॉर बाई 2/3 मेजोरिटी। अब देखो, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आई होप दैट यू आर गेटिंग, यहाँ पे भी राज्यसभा का पावर ज़्यादा बताया गया है ना, ओवर ईयर, कि राज्यसभा अपने 2/3 मेजोरिटी से कोई बिल पास करते हैं कि यस पार्लियामेंट जो है वो किसी स्टेट को लेके बिल बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी राज्यसभा का पावर ज़्यादा है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज में और यहाँ पे फॉर स्टेट लेजिस्लेशन राज्यसभा का पावर ज़्यादा है। बाकी मनी बिल में तो लोकसभा का पावर ज़्यादा है, और सिंपल नॉर्मल बिल में राज्यसभा इक्वल होता है लोकसभा के, है ना।